नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग सैयद वंश के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटनाओं को जानेंगे और समझेंगे। इसे हम अगर आसान भाषा में समझें तो सैयद वंश को समझने से पहले हम अगर कुछ पीछे अगर जाएं तो जब तुगलक वंश कमजोर हो रहा था फिर, क्योंकि जब 1398 की बात करते हैं हम, उस समय नसीरुद्दीन महमूद जो दिल्ली पर शासन कर रहे थे, लेकिन वह काफ़ी कमज़ोर शासक थे। वह कहते हैं कि जो भी अमीर हैं, दरबारी हैं, उनका कठपुतली नसीरुद्दीन महमूद थे, जो कि गद्दी पर बैठे हुए थे। मतलब कि नसीरुद्दीन महमूद केवल नाम मात्र के शासक थे। उसी समय समरकंद का शासक तैमूर दिल्ली पर हमला करने का योजना बनाता है और उसने 1398 ईस्वी में, क्योंकि उसको लगा कि इस समय दिल्ली का शासक काफ़ी कमज़ोर है और यह समय है कि हम दिल्ली पर हमला करें। और तैमूर के पास एक, एक बहुत ही अच्छी सेना थी और वह ताकतवर था। उसने दिल्ली पर हमला किया और यह बहुत बड़ी बात है कि एक भारत के पंजाब का रहने वाला सरदार खिज़र खान तैमूर का साथ दिया और दिल्ली को लूटपाट करने में, वहाँ पर बहुत सारी नरसंहार करने में तैमूर की मदद की। बहुत हजारों हजार की संख्या में वहाँ पर लोग मारे गए। बहुत सारे धन संपत्ति लूटी गई। उस समय दिल्ली काफ़ी बंजर हो गई, काफ़ी वीरान पड़ गई। दिल्ली में कुछ नहीं बचा उस समय और तैमूर सारी धन संपत्ति लूटकर समरकंद जाने से पहले, जो कि खिज़र खां साथ दिया था तैमूर का, तैमूर ने खिज़र खां को मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। मतलब कि तैमूर अपना प्रतिनिधि के रूप में खिज़र खां को मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर, मतलब प्रतिनिधि अपना नियुक्त किया हो और फिर वह समरकंद अपने चला गया पूरी धन संपत्ति लेकर। जब वह समरकंद गया, वो तैमूर की मृत्यु 1405 ईस्वी में हो गई और उसका पुत्र शाहरुख समरकंद का शासक बना। जब ये सब सारी गतिविधियां चल रही थी उस समय, नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर, जो कि अभी भी नाम मात्र के शासक बने हुए थे, उनके पास कोई भी शक्ति नहीं थी।
जो भी दरबार के अमीर थे, सरदार थे, वो सब अपनी तरह से शासन व्यवस्था को चला रहे थे। लेकिन 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो जो भी अमीर हैं, सरदार हैं, उनमें सत्ता को लेकर संघर्ष चलने लगा कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा। बहुत सारे लोगों में झड़प हुई, कई लोग गद्दी पर बैठे, लेकिन वो अस्थायी रूप से गद्दी पर स्थापित नहीं हो सके। वो मतलब कि कुछ समय तक लोग बैठते थे और हट जाते थे। वो अस्थायी रूप में सुल्तान वो नहीं बन पाए। तो जब 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और जो भी दरबारी हैं, जो भी अमीर हैं, सरदार हैं, आपस में वो लड़ रहे हैं। जब लड़ रहे थे तो अपनी शक्ति भी खो रहे थे। वो धीरे धीरे शासन व्यवस्था कमजोर हो गई और उस समय खिजर खां, जो कि मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर था उस समय, उसको लगा कि अब हमको दिल्ली पर कब्जा करना चाहिए और उसने अपनी सेना के साथ दिल्ली गया और जो भी दरबार के लोग थे, अमीर थे, सरदार थे, जो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे लड़कर, जब खिज़र खां गया है तो यह 1414 में गया है। मतलब कि 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और 2 साल, मतलब कि 1413, 1412, 1413, 2 सालों तक जो भी दरबार के लोग थे, अमीर, सरदार, आपस में लड़ते रहे। तब 2 साल में ये लोग कमज़ोर हो चुके थे। जब 1414 का समय आया, उस समय खिज़र खां को लगा कि दिल्ली की गद्दी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, क्यों न हम दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लें। तब खिज़र खां अपनी सेना के साथ गया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। जब दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया तो वह सैयद वंश के नाम से एक नए वंश की शुरुआत की, जिसे सैयद वंश नाम दिया गया। तो आप पूरी घटनाओं को समझे होंगे। तो अब यहाँ से सैयद वंश की शुरुआत होती है। तो पृष्ठभूमि आप समझ गए होंगे यहाँ। तो हम लोग अब एक एक घटनाओं को देखेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं। भूमिका अगर देखें हम लोग तो तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी दिल्ली सल्तनत को सबसे बड़ा झटका लगा। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी जो कि दिल्ली पर हुआ और यह दिल्ली को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि हम लोग इस पर बात कर चुके थे कि तैमूर समरकंद से आया 1398 ईस्वी में और दिल्ली पर हमला किया, हुआ आक्रमण किया और वह बहुत ही बड़ी
मात्रा में धन संपत्ति लूट कर ले गया वो। बहुत सारी हत्याएं हुई, हजारों हजार की संख्या में लोग मारे गए और दिल्ली पूरी तरह से वीरान पड़ गई। दिल्ली में कुछ नहीं बचा। तो और भी देखते हैं इसको हम लोग। तैमूर ने दिल्ली को लूटा, हजारों लोगों का नरसंहार हुआ। दिल्ली को लूटा तैमूर ने, और वहाँ पर बहुत ही अधिक संख्या में लोग, हजारों हजार की संख्या में लोग मारे गए। बहुत बड़ी तबाही हुई, हर तरफ कत्लेआम हो रहे थे। तो और भी देखते हैं। दिल्ली की अर्थव्यवस्था, प्रशासन और सैन्य शक्ति बर्बाद हो गई। दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था थी, जो प्रशासन था, जो सैन्य व्यवस्था था, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्योंकि तैमूर के पास एक अच्छी सेना थी, वह काफ़ी शक्तिशाली था वह, और दिल्ली को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया वो। और जो भी लूटपाट कर दिल्ली से, और वह समरकंद के लिए वापस लौट गए। फिर क्या हुआ? तैमूर जब समरकंद लौटा तो उसने दिल्ली का शासन अपने ही एक प्रतिनिधि खिज़र खां को सौंप दिया। जब तैमूर दिल्ली से समरकंद लौटा, उस समय खिज़र खां को, जो कि पंजाब का सरदार था वो, और उसने खिज़र खां की मदद की थी दिल्ली को लूटने में। तो तैमूर ने खिज़र खां को मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया कि आपने हमारी मदद की है और हम आपको मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त करते हैं, बनाते हैं। मतलब कि अपना वह प्रतिनिधि खिज़र खां को मान लिया तैमूर। और भी देखते हैं। खिज़र खां खुद को तैमूर का नायब मानता था। जो जो खिज़र खां था, वह खुद को तैमूर का नायब मानता था। नायब का मतलब होता है प्रतिनिधि होता है। मतलब खिज़र खां खुद को कहता था कि हम प्रतिनिधि हैं तैमूर के। और भी देखते हैं। इस समय दिल्ली सल्तनत नाम मात्र की रह गई थी, जबकि असली ताकत जौनपुर, गुजरात, बंगाल, मालवा, ग्वालियर, मेवाड़ जैसे राज्यों के पास थी। उस समय दिल्ली कमजोर हो चुकी थी। दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद केवल नाम मात्र का शासक था। उस समय जो जो मालवा है, गुजरात है, जौनपुर, ये सब स्वतंत्र हो रहे थे। सब ये लोग शक्तिशाली बन रहे थे। और भी देखते हैं। तो जबकि असली ताकत जौनपुर, गुजरात, बंगाल, मालवा, ग्वालियर, मेवाड़ जैसे राज्यों के पास थी। तो जो आप देख रहे हैं, जौनपुर, गुजरात, मालवा, ये सब, इनके पास बहुत अधिक मात्रा में शक्ति हो गई। क्योंकि जब दिल्ली कमज़ोर हो रहा था, तो ये सब जो भी आसपास के क्षेत्र थे, यह अपनी शक्ति को क्या कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे लोग। और भी देखते हैं। यानी सैयद वंश शुरू से ही कमजोर नींव पर खड़ा था।
यहाँ पर अगर देखें हम तो जो सैयद वंश की स्थापना हो रही है उसकी नींव काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि तुगलक वंश की जो समाप्ति हो गई, अंत हुआ, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि सारे खजाने लूट गए थे। तैमूर सारे धन संपत्ति को लूट कर ले गया हो और दिल्ली के पास कुछ नहीं बचा। तो जो भी अर्थव्यवस्था है दिल्ली की वह काफ़ी कमज़ोर हो गई और उस समय सैयद वंश की स्थापना हुई। तो सैयद वंश के पास ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि वह एक कमज़ोर वंश हुआ। क्योंकि आपके पास अधिक धन संपत्ति तो है नहीं, तो आप एक कमज़ोर नींव पर आप खड़े हो ना, तो उसी की बात की जा रही है। और भी देखते हैं, सैयद वंश के शासक विस्तार पूरा हम लोग देखते हैं। जो भी सैयद वंश के शासक बने, कौन कौन लोग आए उनको, क्योंकि सैयद वंश में वैसे शासक नहीं आए जो कि बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल यह कठपुतली मात्र के ये सब शासक थे। सैयद वंश में जो भी गद्दी पर बैठे वह केवल नाम मात्र के शासक थे, क्योंकि अमीर और सरदार अपनी मर्जी से शासन व्यवस्था को चला रहे थे और जो भी सुल्तान थे उनको कठपुतली समझते थे। तो हम लोग देखते हैं उसको भी। खिजर खां 1414 से 1421 खिजर खां है, वह 1414 में गद्दी पर बैठता है वो, और सैयद वंश की स्थापना करता है। तो उसने क्या किया उसको भी हम लोग देखते हैं। तैमूर का प्रतिनिधि मुल्तान का गवर्नर, क्योंकि जब तैमूर दिल्ली से बहुत सारी धन संपदा लूट कर जा रहा था, उस समय खिज़र खां को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया हुआ। तो उसी की यहाँ पर बात की जा रही है कि तैमूर का प्रतिनिधि मुल्तान का गवर्नर था। कौन था? तो खिज़र खां था। और भी देखते हैं, दिल्ली पर कब्जा किया लेकिन खुद को सुल्तान नहीं कहा, खुद को नियाबत प्रतिनिधि कहता था। दिल्ली पर खिज़र खां कब्जा किया लेकिन कभी वह खुद को सुल्तान नहीं कहा। उन्होंने तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में हमेशा कार्य किया। और भी देखते हैं, खुतबा और सिक्कों पर शाहरुख तैमूर का उत्तराधिकारी का नाम लिखा हुआ था। जो खुतबा है, खुतबा होता है कि जब आप शुक्रवार की नमाज पढ़ते हैं तो उस समय अपने शासक का आप नाम लेते हैं। और जो भी यहाँ पर देखें तो सिक्कों पर शाहरुख, जो भी सिक्के चल रहे थे उस समय, सिक्कों पर शाहरुख, क्योंकि 1405 ईस्वी में तैमूर की मृत्यु हो गई, तो तैमूर का पुत्र शाहरुख गद्दी पर बैठा। तो खिज़र खां ने अपने सिक्के पर शाहरुख का नाम अंकित किया, मतलब कि वह शाहरुख का वह प्रतिनिधि है। वो कौन?
खिजर खां अपने आप को शाहरुख का प्रतिनिधि मान रहा है इस समय। और भी देखते हैं चुनौतियां, क्योंकि जब आप शासन कर रहे होते हैं तो आपके शासन व्यवस्था में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। क्या क्या चुनौतियां आई उसको भी देख लेते हैं हम लोग। खोखरों का विद्रोह, पंजाब का जातीय शक्ति। खोखर भी बहुत अधिक मात्रा में विद्रोह कर रहे थे, उनसे से भी खिज़र खां को निपटना था। और भी देखते हैं सरकी सुल्तान जौनपुर। सरकी सुल्तान जौनपुर जो कि सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आए, क्योंकि हमेशा वह टकराव होता रहता था। राजपूत मेवाड़ के राणा, ग्वालियर के तोमर। जो राजपूत थे, मेवाड़ के राणा, ग्वालियर के तोमर, इनसे भी बहुत अधिक मात्रा में संघर्ष देखे गए। तो आप देख सकते हैं कि खोखरो हुए, राजपूत हुए, इन सब से संघर्ष चलता हुआ आ रहा है। और भी देखते हैं कमजोर होते हुए भी दिल्ली की गद्दी बचाई। उस समय जो खिज़र खां था वह कमजोर शासक था वो, क्योंकि दिल्ली में कोई भी बहुत सारी धन संपदा नहीं थी। सैयद वंश की स्थापना हुआ तो सैयद वंश एक कमजोर नींव पर खड़ा था वो। तो जब आपके पास अधिक धन संपदा नहीं रहेगी तो आप शक्तिशाली कैसे बनेंगे आप। तो वह काफ़ी कमजोर वंश था उस समय, लेकिन गद्दी को बचाए रखा। कमजोर होते हुए भी दिल्ली की गद्दी को क्या किया, बचाए रखा। फिर क्या क्या हुआ, दूसरा शासक बनता है, देखें मतलब, तो मुबारक शाह बनता है दूसरा शासक। खिज़र खां के बाद मुबारक शाह बनता है। देखते हैं इसको भी। 1421 से 1434, जो भी मुबारक शाह है वो 1421 से लेकर 1434 तक यह शासन करता है। तो इसको भी देख लेते हैं। पहली बार खुद को सुल्तान कहा और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। जो भी जो यहाँ पर देखें तो यह खिज़र खां का यह पुत्र है। जो मुबारक शाह है तो यह खिज़र खां का क्या है, पुत्र है। और यह जब गद्दी पर बैठा तो यह खुद को सुल्तान कहा कि हम सुल्तान हैं, क्योंकि इसके पिता खिज़र खां अपने आप को तैमूर, शाहरुख का प्रतिनिधि मानते थे और वह खुद को कभी सुल्तान नहीं कहे। लेकिन उनका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा और अपने आप को सुल्तान घोषित किया। तो देख सकते हैं आप, पहली बार खुद को सुल्तान कहा और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। पहली बार खुद को सुल्तान कहा और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। और भी देखते हैं दिल्ली में देंगे तो मुबारक बाद एक नगर बसाया। मुबारक का बाद नगर बसाया, मतलब अपने ही नाम पर मुबारका बाद नगर बसाया दिल्ली में ही। और भी देखते हैं संघर्ष किसे किसे साथ हुए, क्योंकि बीच बीच में संघर्ष भी होते रहते थे। तो जब मुबारक शाह गद्दी पर बैठा तो उसके समय किससे किससे संघर्ष हुए उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
जौनपुर का सरकी शासक से संघर्ष हुआ। जो जौनपुर है वहाँ का सरकी शासक है, उससे संघर्ष हुआ। तोमर शासक ग्वालियर से, जो तोमर हैं उनसे और ग्वालियर से संघर्ष हुआ। खोखरों का विद्रोह कई बार दमन किया। खोखर जो थे वह विद्रोह करते रहते थे, कई बार विद्रोह किए वो, लेकिन विद्रोह का दमन कर दिया गया। और भी देखते हैं 1431 ईस्वी में जब वह खोखरों के खिलाफ अभियान से लौटा तो दरबार में उसका स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। लेकिन उसी दौरान उमराव उससे असंतुष्ट हो गए। 1431 ईस्वी में जब खोखरों का विद्रोह का दमन कर कर जब मुबारक शाह वापस लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरी धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। लेकिन उस समय एक व्यक्ति उमराव जो कि सरदार थे वह असंतुष्ट हो गए। जब असंतुष्ट हुए तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। क्या काम किए? वह षड्यंत्र के माध्यम से मुबारक शाह की हत्या करवा दी। उसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर उमरा उससे असंतुष्ट हो गए। किससे? जो यहाँ पर मुबारक शाह है उससे असंतुष्ट हो गए। सोचिए, जब असंतुष्ट हुए आप तो उसकी षड्यंत्र के माध्यम से उसकी हत्या कर दी। देखते हैं उसको भी। 1434 ईस्वी उसके ही अमीर सरदारों ने षड्यंत्र करके हत्या कर दी। सोचिए, 1434 ईस्वी में उसके ही सरदारों ने षड्यंत्र के माध्यम से मुबारक शाह की हत्या कर दी। मतलब कि जो भी गद्दी पर बैठा है वह दरबार दरबार में जो भी उमरा हैं, उमरा का मतलब होता है कि जो अमीर सरदार हैं उन्हीं को उमरा कहा जाता है। तो जब आप उनके खिलाफ जाते हैं तो वह आपकी षड्यंत्र के माध्यम से आपकी हत्या कर देते हैं लोग। तो यहाँ पर मुबारक शाह की क्या हो गई? हत्या हो गई। मतलब कि शासक उस समय मात्र कठपुतली है। वो जो भी अमीर हैं सरदार हैं जैसे चाहते हैं वैसा ही होता है। वही दिख रहा है। और भी देखते हैं। यह दर्शाता है कि सुल्तान दरअसल उमराह का खिलौना बन चुका था। इससे यह साबित होता है, इससे यह दिखता है कि सुल्तान उमराह का खिलौना बन चुका था। मतलब अमीर और सरदारों का खिलौना बन चुका था। जब चाहे तब हटा दें, जब चाहे तब बैठा दें, जब चाहे तब उसकी हत्या कर दें। और भी देखते हैं। जब जब उसकी हत्या हो गई तो फिर कौन बैठा गद्दी पर? फिर उसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1445, जो यहाँ पर देखें मुबारक शाह का यह भतीजा था। इसको गद्दी पर लोग बैठाए। देख सकते हैं यहाँ पर मुबारक शाह का भतीजा गद्दी पर बैठा, जो कि 1434 से लेकर 1445 तक यह शासन किया है। शासनकाल राजनीतिक षड्यंत्र का दौर था। जो इस जो उस समय शासनकाल चल रहा था वह राजनीतिक षड्यंत्र का दौर था। मतलब कि जो भी राजनीति
के माध्यम से लोग षड्यंत्र कर रहे थे और लोगों की हत्या कर दे रहे थे। जब सुल्तान खुद सुरक्षित नहीं है तो दूसरा कौन सुरक्षित रह सकता है। देखते हैं इसको भी। उसकी शक्ति इतनी कमजोर थी कि अमीर उमराह ही वास्तविक फैसले करते थे। जो मोहम्मद शाह है यह इतना कमजोर था कि इसके फैसले अमीर और उमराह करते थे। सोचिए कितना कमजोर शासक है। क्योंकि जो भी अमीर हैं, सरदार हैं, ऐसे कमजोर व्यक्ति को शासक बना रहे हैं जो कि अपना निर्णय खुद ले न सके। जो भी निर्णय लेना हो तो हम लेंगे और शासक केवल एक कठपुतली मात्र का रह जाएगा। तो देखते हैं उसकी शक्ति इतनी कमजोर थी कि अमीर उमराह ही वास्तविक फैसले करते थे। तो इतना समझ गए होंगे कि मतलब एकदम कमजोर शासक था यह। कमजोर शासक क्यों था? क्योंकि अमीर और उमराह हैं, मतलब सरदार हैं, तो कमजोर खुद व्यक्ति को गद्दी पर वो लोग बैठाए थे वो लोग। तो जब कमजोर है ही पहले से तो वो गद्दी पर बैठा तो फिर भी कमजोर है वो। जब कमजोर है तो वह फैसला वो नहीं ले पा रहा है। और जब फैसला नहीं ले रहा है तो जो भी फैसला लेना है तो वह अमीर और सरदार ले रहे हैं। क्योंकि यह सोची समझी यह क्या थी, यह साजिश थी। उसी कमजोरी का लाभ उठाकर जौनपुर और बंगाल के सुल्तानों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जब सुल्तान कमजोर दिखने लगा तो उस समय जौनपुर और बंगाल के सुल्तानों ने अपनी स्थिति क्या कर ली, मजबूत कर ली। लोग अपने अपने क्षेत्र को शक्तिशाली बनाने लगे। जौनपुर हो गया, बंगाल हो गया, जो भी यहाँ पर लोग प्रतिनिधि हैं, शासन कर रहे हैं, वो अपने आप को मजबूत बनाने लगे। क्योंकि जब सुल्तान कमजोर होता है तो जो भी छोटे छोटे राज्य हैं वह स्वतंत्र होने लगते हैं। तो वही यहाँ पर दिख रहा है। फिर अगला देखते हैं। अफगान सरदार खासकर पंजाब सरहिंद क्षेत्र बहुत ताकतवर हो गए। जो अफगान हैं, जो खासकर पंजाब सरहिंद के क्षेत्र में जो भी हैं, वो सब अपने आप क्या करने लगे, अब काफ़ी मजबूत करने लगे। स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे लोग। और भी देखते हैं। फिर जब 1445 में यह गद्दी से तो वो क्या कर दिया गया, देखते हैं। क्योंकि 1445 में अब अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। 1445 में अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। यह कब तक बैठा रहा? यह 1451 तक। मतलब 1445 से लेकर 1451 तक यह गद्दी पर बैठा रहा अलाउद्दीन आलम शाह। देखते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक था। जो सैयद वंश है इसका अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। स्वभाव से बेहद कमजोर और कायर और विलासी था यह। जो अलाम जो अलाउद्दीन आलम शाह है यह स्वभाव से कमजोर और कायर और विलासी शासक है। मतलब कि जो अमीर हैं, सरदार हैं, वैसे ही लोगों को गद्दी पर बैठा रहे हैं जो कि गद्दी को संभाल न सके। केवल नाम मात्र का वो गद्दी पर वह बैठा रहे हो और सब कुछ कार्य है तो अमीर और सरदार चलाएंगे, अपना निर्णय यही लेंगे। तो कमजोर शासक
जानबूझकर लोग बना रहे हैं, गद्दी पर बैठा रहे हैं ताकि सारे फैसले हम करेंगे। देखते हैं उसको भी। 1448 ईस्वी दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया। सोचिए, ऐसा व्यक्ति गद्दी पर बैठा है, अलाउद्दीन, यहाँ आप देखें अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा है कि यह 1448 ईस्वी में खुद गद्दी छोड़कर कहाँ चला जाता है। देखते हैं। 1448 ईस्वी दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया। बताइए, दिल्ली में दरबार है, दिल्ली का सुल्तान है वो, लेकिन दिल्ली को छोड़कर वह बदायूं चला गया वो। सोचिए, शासन व्यवस्था को खुद छोड़ कर जा रहा है वो। कैसा सुल्तान है अब। जब छोड़ कर चला गया तो क्या हो गई, गद्दी खाली हो गई। देखते हैं उसको भी। दिल्ली का प्रशासन पूरी तरह से अफगान सरदार बहलूल लोदी के हाथ में चला गया। दिल्ली का जो प्रशासन है, शासन है, वह पूरी तरह से अफगान सरदार बहलूल लोदी के हाथ में चला गया। जो बहलूल लोदी हैं उनके हाथ में चला गया, क्योंकि सुल्तान जो दिल्ली में बैठा था, अलाउद्दीन आलम शाह, वह खुद दिल्ली छोड़कर बदायूं भाग गया। जाकर बदायूं में वह टिक गया वो लंबे समय के लिए। तो जो सरदार है, अफगान सरदार हैं बहलूल लोदी, वह गद्दी को हथिया लेंगे। अब देखते हैं उसको भी। 1451 ईस्वी बहलूल लोदी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1451 ईस्वी में दिल्ली में बहलूल लोदी गद्दी पर कब्जा कर लिए। यहाँ पर देख सकते हैं 1451 ईस्वी बहलूल लोदी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जब सुल्तान भाग गया बदायूं दिल्ली छोड़कर, तो जो अफगान सरदार हैं बहलूल लोदी, वह दिल्ली पर कब्जा कर लिए। जब गद्दी खाली है तो गद्दी पर सब कोई कब्जा करना चाहता है, तो उस समय बहलूल लोदी गद्दी पर कब्जा कर लिए। फिर क्या हुआ, आलम शाह बिना संघर्ष किए आजीवन बदायूं में ही रह गया। जो आलम शाह है वह कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि यह खुद गद्दी छोड़कर चला गया बदायूं, जो कि आजीवन के लिए, मतलब लंबे समय के लिए चला गया। कैसा यह सुल्तान है अब कि बदायूं भाग गया हो। फिर देखते हैं, देखते हैं राजनीतिक कारण देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या राजनीतिक कारण रहे। कमजोर शासक, कोई भी शासक सैन्य या राजनीतिक दृष्टि से महान नहीं था। जितने भी शासक आए वह कमजोर थे, वह राजनीतिक दृष्टि से कोई महान नहीं था। अमीर उमरा का वर्चस्व सैयद सुल्तानों की हत्या तक कर देते थे। उस समय जो अमीर थे, उमरा थे, उनका वर्चस्व बहुत अधिक था। यहाँ तक कि वह सुल्तानों की वह हत्या कर देते थे, जो कि हम लोग देखे कि हत्या की गई। लेकिन क्या की गई, मुबारक शाह की हत्या की गई षड्यंत्र के माध्यम से। आमिर और उमराहों ने मिलकर षड्यंत्र किया और मुबारक शाह की हत्या कर दी। तैमूर की छाया, सैयद सुल्तानों की वैधता केवल तैमूर की नियुक्ति से थी, जनता में सम्मान नहीं था। यहाँ यहाँ पर देखेगा तो जो भी सुल्तान बन रहे हैं, यह जनता नहीं बना रही है,
खुद जो भी अमीर हैं, सरदार हैं, वह अपनी मर्जी से लोगों को बैठा रहे हैं। जनता इसमें अपना प्रतिनिधि, क्योंकि जनता उनका सम्मान नहीं कर रही है, बस केवल जो भी दरबार में अमीर हैं, सरदार हैं, उनकी मर्जी से ही लोग सुल्तान बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, तैमूर की छाया सैयद सुल्तानों की वैधता केवल तैमूर की नियुक्ति से थी, जनता में सम्मान नहीं था। जनता में इनका क्या था, कोई सम्मान नहीं था। और भी देखते हैं, सीमित भू भाग, क्योंकि जब आप अच्छे से शासन व्यवस्था को नहीं चलाएंगे, जब आप कमजोर रहेंगे, तो जो भी आपके छोटे छोटे राज्य हैं वह स्वतंत्र होने लगेंगे। जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो आपका भूभाग क्या हो जाएगा, कम होगा, घटेगा। जब घटेगा तो आपको जो टैक्स मिल रहा है, कर मिल रहा है, वह आपको कर नहीं मिलेगा। मतलब कि कर में कमी आने लगेगी। जब कर में कमी आएगी, तो आपका शासन व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो वही स्थिति हो रही है सैयद वंश के साथ। अभी देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की सीमा घटकर के दिल्ली, दोआब और पंजाब के हिस्सों तक रह गई, क्योंकि दिल्ली के पास बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन देखिए, तो यह सिमट कर दोआब और पंजाब के हिस्से तक रह गई। दिल्ली के अधीन बहुत अधिक क्षेत्र आता था, लेकिन सारे स्वतंत्र हो गए। अब केवल दोआब और पंजाब का क्षेत्र आ रहा है, तो मतलब बहुत छोटा क्षेत्र है अब दिल्ली के पास। और भी देखते हैं, क्षेत्रीय राज्यों का उत्थान। जो भी क्षेत्रीय राज्य थे उनका क्या होने लगा, उत्थान होने लगा। मतलब वो लोग स्वतंत्र होने लगे धीरे धीरे। देखते हैं उसको भी, जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मालवा, मेवाड़, ये सब शक्तिशाली और स्वतंत्र हो गए। जो भी आप देख रहे हैं, जौनपुर है, बंगाल है, मालवा है, ये सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए सब। जब स्वतंत्र घोषित कर दिए तो दिल्ली की इनकी जो भी अधीनता है, या इनसे वो लोग क्या हो गए, अलग हो गए, कि दिल्ली के अधीन हम लोग अब नहीं हैं, हम इससे स्वतंत्र हैं। तो ये सब सारे क्षेत्र अलग हो गए। फिर देखते हैं अफगानों का उदय। जो भी अफगान है उनका उदय कैसे हुआ, उनको भी देख लेते हैं। सरहिंद और पंजाब के अफगान सरदार लगातार मजबूत हुए। आखिरकार लोधी वंश स्थापित हो गया। जो भी अफगानों का उदय है, वह धीरे धीरे सत्ता में वो आने लगे अफगान। जब सत्ता में आने लगे, तो लोधी वंश का यहाँ पर देख सकते हैं, सरहिंद और पंजाब के अफगान सरदार। जो सरहिंद है और पंजाब के अफगान सरदार, धीरे धीरे वह सत्ता में वह आने लगे। तो जब जब वो धीरे क्या होने लगे, मजबूत होने लगे, तो जब मजबूत होने लगे, तो उनका शासन व्यवस्था में अपना भूमिका दिखने लगा। आखिरकार लोधी वंश स्थापित हुआ। जब ये लोग अपनी शक्ति बढ़ाने लगे, और बाद में ऐसा हुआ कि अपनी गद्दी पर कब्जा बना बैठे, तो यहाँ पर लोधी वंश की स्थापना हो जाती है। आर्थिक संकट, तैमूर की लूट से व्यापार और कृषि चौपट थी, सिक्कों पर भी स्थिरता नहीं थी। जब तैमूर ने लूटपाट की तो स्थिति क्या हो गई, काफ़ी बिगड़ गई।
और यहाँ तक कि सिक्कों पर भी स्थिरता नहीं है। जब आपका सिक्का ही नहीं चल रहा है, जब उस पर संकट है, तो आप कैसे शासन व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप सैयद वंश को पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटनाओं को आसान भाषा में समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।